हेलो एवरीवन, आई एम जगदीप गोयल और यूपीएससी अखाड़ा पे हम आपके लिए लेके आए हैं टीओ एटीओ एग्जाम के लिए मेंस स्पेसिफिक कोर्स। वी नो दैट द प्रीलिम्स एग्जाम ऑफ टीओ एटीओ एग्जाम व्हिच इज टू बी कंडक्टेड बाय एचपीएससी अभी नवंबर के स्टार्टिंग में आने वाला है। एंड देन जस्ट आफ्टर prelims exam people who will aspire for the mains exam और जो फाइनल सिलेक्शन के लिए कोशिश करेंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है ये। तो इस कोर्स में सबसे पहले हमें एग्जाम स्कीम पता होनी चाहिए। एग्जाम स्कीम इज लाइक वी हैव थ्री पेपर्स इन दिस टीओ एग्जाम। सबसे पहले होगा प्रीलिम्स एंड देन मेंस में आपके दो पेपर्स होंगे, पेपर 2 एंड पेपर 3, वेयर पेपर 1 इज कंसीडर्ड द प्रीलिम्स एग्जाम। सो जो पेपर 2 है उसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले पेपर 2 का जो सिलेबस अगर हम देखें उसमें नोटिंग, ड्राफ्टिंग, प्रेसी राइटिंग, these kind of things are included. So that will be the syllabus and context of paper 2. लेकिन पेपर 3 में हमें बहुत ही स्पेसिफिक मेंशन किया गया है अबाउट what is to be included in that, and in exam in paper 3 we have a specific mention of the syllabus which includes chapter 1 to 8 of a specific book। और वो बुक है जो कैग इशू करता है और उस बुक का नाम है अ नोट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड ऑडिट्स। ठीक है। सो हम इस एग्जाम को कवर करने के लिए, स्पेशली मेंस एग्जाम को कवर करने के लिए हमें एग्जाम स्कीम को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया पेपर 1 इज प्रीलिम्स। ठीक है। तो जो बच्चे प्रीलिम्स क्लियर करेंगे वो फिर पेपर मेंस के लिए अपीयर होंगे। देन वी हैव पेपर 2। पेपर 2 में वी विल हैव प्रेसी राइटिंग, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। So how are we going to cover this complete preparation module of TO exam is in 3 पेपर्स में। ठीक है। एंड द थर्ड पेपर विल बी जो हमारा ऑडिट एंड अकाउंट से रिलेटेड होगा एंड विच इज बेस्ड ऑन द बुक अ नोट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड ऑडिट। ठीक है। इस बुक के चैप्टर 1 से लेके 8 तक का जो चैप्टर्स हैं दे आर स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर सिलेबस ऑफ दिस एग्जाम। ठीक है। तो अब हम इसको कैसे कवर करेंगे, सबसे पहले जो पेपर 2 है दैट विल बी टैकल्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट फैकल्टी, और जो पेपर 3 है ये हम इस मॉड्यूल में कवर करने जा रहे हैं। ठीक है। तो पेपर 3 पे हमारा स्पेशल फोकस रहेगा और पेपर 2 हम नेक्स्ट किसी दूसरे मॉड्यूल में हम करेंगे। ठीक है। सो पेपर 3 को कवर करने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इस पेपर 3 का सिलेबस जो हमें स्पेसिफिकली एक बुक मेंशन कर दी गई है उसके चैप्टर 1 to 8 में मेंशन्ड क्या है, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ दिस पेपर। तो सबसे पहले अगर आप देखो कि अगर किसी एग्जाम में, ऐसा बहुत ही कम एग्जाम्स में देखा गया है कि किसी पर्टिकुलर बुक को रेफर करके बोल दिया जाता है कि इसके 1 से 8 चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं, तो क्या ये एनफ है कि हम इस बुक के 1 से 8 चैप्टर्स कर लें और हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए? नो, दैट वोंट बी पॉसिबल। हमें क्या करना है, इस इन चैप्टर्स 1 से लेके 8 के अलावा हमें बहुत सारी सराउंडिंग की पेरिफेरी वाली चीजें भी करनी पड़ेंगी। जैसे आपको, जब मैं आपको ये पूरे 1 से 8 चैप्टर्स की हेडिंग्स बताऊंगा एंड देन व्हाट इज आवर प्लान, हाउ विल गो अबाउट दिस कोर्स, तो तब आपको पता चलेगा कि इस बुक में जो मेंशन्ड है वो बहुत ही लिमिटेड है और खाली इस बुक को पढ़ने से आपका जो कोर्स कंप्लीट नहीं हो सकता। यू विल नॉट बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर राइटिंग योर एग्जाम, योर मेंस एग्जाम जो कि 100 मार्क्स का है। एंड व्हाई दिस प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो आपका पेपर 2 है वो आई डोंट थिंक दैट विल बी अ वेरी गुड डिफरेंशिएटर, बिकॉज
जो प्रेसी राइटिंग है, नोटिंग है, ड्राफ्टिंग है, दे आर वेरी स्टैंडर्ड थिंग्स जो बहुत ही मल्टीपल एग्जाम्स में आती है। तो अगर आपको टीओ एटीओ एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो दिस पेपर बिकम्स वेरी पिविटल। ठीक है, तो इसलिए हम इस कोर्स को पूरे इन चैप्टर्स के अलावा फुल डिटेल में करेंगे और अभी हम देखेंगे कि इन चैप्टर्स में क्या है एंड हाउ विल एक्सपेंड हाउ ब्रीच दोस बाउंड्रीज ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग पे भी फोकस कर सकें। और जब हम इस कोर्स को कंप्लीट करें हमारे पास बहुत ही अच्छा हैंड रिटन मटेरियल हो, बहुत ही अच्छे नोट्स हो, ताकि जब फाइनल एग्जाम का टाइम आए तो उस टाइम पे आप बहुत ही जल्दी से रिवाइज करके यू कैन राइट वेरी गुड आंसर्स इन द एग्जाम। ठीक है, सो लेट अस सी फर्स्ट व्हाट इज इंक्लूडेड इन दोस 8 चैप्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो पेपर 3 है इट इज रिलेटेड टू अकाउंट्स एंड ऑडिट। अब बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि अकाउंट्स एंड ऑडिट ये उन्होंने अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स में नहीं पढ़ा होता या उनकी इन सब्जेक्ट्स में बहुत ही स्पेसिफिक नॉलेज नहीं होती है। इस वजह से बहुत सारे लोग इस पेपर को प्रिपेयर करने से डरते हैं। बट ट्रस्ट मी, आई विल ब्रेक दिस डाउन इन सो सिंपल मैनर दैट जो बच्चे इस बैकग्राउंड से भी नहीं है उनके लिए भी ये करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, सो लेट अस बिगिन विद द इंट्रोडक्शन टू सिलेबस कि ये जो 8 चैप्टर्स मेंशन्ड है टीओ एटीओ एग्जाम के सिलेबस में ये कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एक बार हम उनको पढ़ेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हम क्या इस कोर्स में करने वाले हैं। The first chapter is about the purpose of audit and accounts, right? The purpose of audit and accounts. अब जब आप इस बुक को देखोगे तो you will find this is a 368 pages PDF। अब अगर आपको एक एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली आपको एक बहुत ही कम टाइम में बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ों को प्रिपेयर करना है तो इस बुक को पढ़ना इज रिलेटिवली वेरी वेरी डिफिकल्ट। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग पढ़ नहीं सकते, आप पढ़ सकते हो, बट अगर आपको पेरेटो रूल के बारे में पता है विच सेज कि जो आपका 80% ऑफ द रिजल्ट्स है वो आपकी 20% मेहनत से ही आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए मेरा जो फोकस रहेगा इस कोर्स में कि आपका जो एफर्ट्स है उसको मिनिमाइज कर सकूं। मैं चीजों को इतना सिंपल मैनर में ब्रेक डाउन करूंगा ताकि आपको इवन इफ यू वांट टू रीड दैट बुक, जो कि नेसेसरी नहीं रहेगा बिकॉज आई ऑलरेडी रेड दैट बुक फॉर यू, और उसके जो मेन एस्पेक्ट्स हैं, उसके जो क्रूशियल एस्पेक्ट्स हैं और बहुत ही डिटेल्ड इंसाइट्स के साथ आपको नोट्स जो प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें भी हमने इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट करोगे तो यू विल हैव अ वेरी गुड एज एंड यू विल हैव अ वेरी गुड कंसेप्चुअल बैकग्राउंड नॉलेज जो आपको एक बहुत अच्छे आंसर राइटिंग करने में हेल्प करेगा। ठीक है, सो द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक रिलेट्स टू ऑडिट एंड अकाउंट्स। अब बिकॉज मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे जो इसका एग्जाम दे रहे हैं बिकॉज प्रीलिम्स में आपका जीके एंड जनरल साइंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो कॉमर्स बैकग्राउंड से भी नहीं है वो भी इस एग्जाम को देंगे। सो आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम द वेरी बेसिक, इवन वी विल डिस्कस कि ऑडिट क्या होता है, जिसने ऑडिट वर्ड भी सबसे बस पहली बार ही सुना है उसके लिए भी हमने ये कोर्स रेलेवेंट बनाया है। देन अकाउंट्स क्या होते हैं, what is the purpose of auditing, what is the purpose of accounting, उतने बेसिक लेवल से जाके till that you will excel in answer writing for this particular exam, उस लेवल तक हम इसको लेके जाएंगे। ठीक है, so this is the first chapter of this particular book. The second chapter of this book it includes the system of government accounting। ठीक है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, पहले चैप्टर में हम ये देखेंगे कि अकाउंट्स होते क्या हैं। ठीक है, बेसिक डेफिनेशंस, देन व्हाट इज द गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉमर्शियल अकाउंटिंग।
ठीक है, इन दोनों के बीच में फंडामेंटल एंड प्रिंसिपल डिफरेंसेस क्या है उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. देन वी हैव द थर्ड चैप्टर which is about historical account of audits. हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ ऑडिट्स और ऑडिटिंग सिस्टम इन इंडिया. मतलब हमारा जो ऑडिटिंग सिस्टम है फ्रॉम इंडिपेंडेंस, हाउ इट हैज इवॉल्व्ड एंड कैसे वो डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके व्हाट इज द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया. ठीक है. Then the fourth chapter is what is the relation between audit and accounts. अब हम जो अकाउंट्स एक तरीके से अगर आप सरल भाषा में समझो तो अकाउंट्स होते हैं हमारा जो खाता होता है, हमारा बही खाता. इट इज अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स. ठीक है, जो हमारे पास पैसे आएंगे और जो हम पैसे खर्च कर रहे हैं उसका एक तरीके से ब्यौरा होता है. ठीक है. और ऑडिट अगर इन लेमन टर्म्स से कि जो हमने पैसे इकट्ठे किए हैं अपने अकाउंट्स में और जो हमने खर्चा किया है उसको चेक करना कि क्या जो हमने खर्चा किया है क्या वो सही जगह पे किया है, क्या वो सही रिसोर्सेस में किया है, क्या उससे हमें जो हमारा जो पर्पस था उस एक्सपेंडिचर का क्या वो फुलफिल हुआ है. ठीक है. तो इस चैप्टर में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन अकाउंट्स एंड ऑडिट्स. ठीक है. सो ये हो गए हमारे 4 चैप्टर. देन कम्स द फिफ्थ वन एंड दिस चैप्टर डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कौन अकाउंट्स को मैनेज करेगा इंडिया में एंड स्पेसिफिकली रिलेटेड टू गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग कौन करेगा. ठीक है. तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में हमें डिस्कस किया गया है इस चैप्टर में. देन कम्स द सिक्स्थ चैप्टर. इट इज अबाउट द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. मतलब इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, सो इंडिया को अगर अकाउंटिंग पैरामीटर्स पे अगर हम देखें तो वी कैन डिवाइड इंडिया लार्जली इनटू 3 स्ट्रक्चर्स. ठीक है. फर्स्ट इज द स्ट्रक्चर एट द यूनियन लेवल, देन एट द स्टेट लेवल एंड देन द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. सो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है इंडिया में ये हमें समझना पड़ेगा. Because only then we will able to understand how जो इंडिया का ट्रेजरी सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, जो रिसोर्सेज का या मनी का फ्लो होता है फ्रॉम द यूनियन टू डिस्ट्रिक्ट लेवल वो कैसे होता है. तो उसके लिए हमें यूनियन गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ट्रेजरीज का सिस्टम है वो हमें समझना पड़ेगा. तो अब जैसे मैं अलग अलग वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, अकाउंट्स, ऑडिट्स, ट्रेजरी, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. आई एम एक्सपेक्टिंग कि इवन दीज वर्ड्स आर न्यू फॉर यू. ये भी शब्द आपके लिए बहुत नए हैं और यहाँ से हम अपना कोर्स शुरू करेंगे कि जो जिस बच्चों को ये चीजें भी जिसका कॉमर्स से बिल्कुल बैकग्राउंड रिलेटेड नहीं है उसको भी ये चीजें समझ में आने लगेंगी एज वी गो थ्रू द कोर्स. ठीक है. So just chapter 7th and 8th है these discusses this general structure of financial administration in India in great detail. तो इसका content अलग है but जो topics हैं वो इससे related ही होंगे. So this is the syllabus particularly mentioned in the advertisement. ठीक है. तो अब मेरा जो point है यहाँ पे कि even if we read this book line by line from chapter 1 to chapter 8 फिर भी बहुत सारी चीजें आपको इसके एंसिलरी टॉपिक्स जो हैं वो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे. बिकॉज चाहे बुक में मेंशन कर दिया गया है कि यहीं से क्वेश्चंस आएंगे बट जो क्वेश्चंस आएंगे वो एंसिलरी टॉपिक्स से भी पूछे जा सकते हैं
और उनका कुछ कंटेक्स्ट भी हो सकता है। लाइक जो प्रेजेंट ऑडिटिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है इंडिया में। द बुक इज वेरी काइंड ऑफ आउटडेटेड इन द सेंस कि ये आपका जो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो आपका ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम था उनके बारे में ज्यादा बात करती है। बट आज के टाइम पे इन दिस इंटरनेट इरा तो हमारा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सिस्टम भी बहुत इवॉल्व हुआ है। तो इसलिए हमें बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन द सिलेबस, जो बुक में हमें मेंशन किया गया वो तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। साथ के साथ हमें बहुत सारे एंसिलरी टॉपिक्स जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं थ्रू अ लॉट ऑफ रिसर्च, जो इंटरनेट से हमने निकाल निकाल के और प्रेजेंट कंटेक्स्ट के बेसिस पे, लाइक फंक्शनिंग ऑफ कैग, जो रिसेंट कैग के जो कैग जिन रीजंस की वजह से न्यूज में रहा है उसके बेसिस पे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं टीओएटी एग्जाम में, उन सभी को हम अंडरस्टैंड करेंगे और उन सभी के आंसर राइटिंग में कैसे यूज करना है वो हम इस कोर्स में देखेंगे। ठीक है। वन मोर थिंग बिफोर वी स्टार्ट इनटू द टॉपिक्स इज कि बिकॉज टीओएटी एग्जाम बहुत टाइम बाद कंडक्ट किया जाता है, इट इज नॉट एज रेगुलर एज यूपीएससी और एचसीएस एग्जाम। तो इसमें आंसर राइटिंग आई एम थिंकिंग कि जो आंसर राइटिंग की टेक्निकल डिटेल्स हैं वो भी आप लोगों के साथ हम डिस्कस करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ ईच क्लास जो भी हम क्लास में पढ़ेंगे उसके बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन डेली आंसर लिखने के लिए दिया जाएगा एंड दैट क्वेश्चन विल बी इवेल्युएटेड, और उसका विल ट्राई कि उसका इवेल्युएशन या तो लाइव कर सकें या आपको बहुत ही थोरो फीडबैक उसका प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। इससे क्या होगा, कई बार हम क्या करते हैं कि हम बस पढ़ते रहते हैं चीजों को, लेकिन जब उसको यूज करने की बात आती है तो फिर आंसर्स में रिफ्लेक्ट नहीं होता। और अल्टीमेटली एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में एग्जामिनर के सामने जस्ट आपकी शीट होती है, सपोज इफ देयर इज अ 10 मार्क क्वेश्चन और उसको आपको 150 वर्ड्स में आंसर लिखना है। ठीक है। तो अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल व्हाट इज ऑडिटिंग एंड हाउ द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, ठीक है, 1950 से 2025 तक जो ऑडिटिंग सिस्टम है वो कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है, सपोज दिस इज द क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी चाहे बैकग्राउंड नॉलेज कुछ भी हो, चाहे आपने पीएचडी कर रखी हो ऑडिटिंग सिस्टम पे, ठीक है, बट इफ यू आर नॉट एबल टू राइट अ वेरी स्पेसिफिक एंड फोकस्ड आंसर ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑडिटिंग सिस्टम इन इंडिया, तो वो आपका नॉलेज एग्जाम में कुछ यूज नहीं आएगा। ठीक है। तो इसलिए हमें साइंस ऑफ आंसर राइटिंग समझने की भी बहुत जरूरत है। ठीक है। तो इसलिए हम इस कोर्स में कंटेंट बिल्डिंग के साथ साथ हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नुआंसेस आंसर राइटिंग के लिए भी सीखेंगे। और यू नो दैट यूपीएससी अखाड़ा इज known, specially known for helping students in answer writing। ठीक है। तो कंटेंट बिल्डिंग प्लस आंसर राइटिंग गिव्स यू द एश्योरेंस फॉर सिलेक्शन। ठीक है। तो इसलिए हमें जो भी जरूरत है वो 2022 लेक्चर्स की सीरीज में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि इसमें इन इन इसी टाइम में आपको कैपेबल बना दिया जाए दैट यू विल राइट very good answers in your final mains exam, right? So with this I'm going to start my first topic of discussion, and that is related to the purpose of audit and accounts। ठीक है। So let us understand what is the purpose of auditing and accounts, right? So जैसा मैंने बोला था आपको दैट आई नो कि बहुत सारे बच्चे इस कोर्स में ऐसे हैं जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। सो इसलिए आई हैव स्टार्टेड दिस थिंग्स फ्रॉम द वेरी बेसिक। ठीक है। और दीज आर बिगिनिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक थिंग लाइक कि ट्रेजरी, जैसे
अगर हम ऑडिट एंड अकाउंट्स की बात करें, ठीक है, ओके, सबसे पहले अगर हम अकाउंट की बात करें तो व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट में क्या रखा जाता है, एंड जो अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके पीछे का जो रिसोर्सेज है, लाइक उसके पीछे जो मनी है, वेयर इज दैट मनी केप्ट, वो पैसा कहाँ रखा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपने सुना होगा, जैसे आप स्कूल्स में कॉलेजेस में कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो वहां पे जो कंपटीशन ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उसमें देयर आर सम मेन ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द इवेंट, एंड देन देयर इज अ स्पेशल पोस्ट ऑफ ट्रेजरर, ठीक है। वो ट्रेजरर क्या काम करते हैं कि जो भी इवेंट के लिए पैसा इकट्ठा करना है वो कहाँ से आएगा, एंड जब वो पैसा आएगा तो उसको देखेगा कौन, उसको संभालेगा कौन, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग दैट पर्टिकुलर मनी, तो वो काम होता है ट्रेजरर का, ठीक है। अब ट्रेजरर जो है वो उस मनी को या वो उन रिसोर्सेस को कहाँ पे रखेगा, दैट पर्टिकुलर थिंग इज व्हाट वी कॉल ट्रेजरी, ठीक है। सो अब हम समझेंगे ट्रेजरी के बारे में। अब देखो, जब आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, सो यू कैन हैव लेमैन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स, बट जब आपको एग्जाम में आंसर राइटिंग की बात करनी है तो तब लेमैन टर्म्स का यूज हमें नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी you are going to be you are going to serve as treasury officers, which is a very reputed post, ठीक है। तो there should be a distinction between एक लेमन के बीच में और एक important government official के बीच, ठीक है। so from the very beginning, अभी इसी कोर्स के स्टार्टिंग से ही हमें वो डिस्टिंक्शन क्रिएट करने में फोकस करना है, और हमारी लैंग्वेज भी उसी तरीके से इवॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। सो अब ट्रेजरी का हमें समझ तो आ गया, दैट ट्रेजरी मींस अ प्लेस, अ यूनिट वेयर ऑल द रिसोर्सेज आर केप्ट, बट इसको लिखना कैसे है, हमें एग्जाम में लिखना कैसे है, इसीलिए जब भी मैं कोई टॉपिक करवाता हूँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई से टू माई स्टूडेंट्स इज कि आप हमेशा डेफिनेशन पे फोकस करो, और उसका रीजन क्या है, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, जैसे अगर ट्रेजरी सिस्टम पे कोई क्वेश्चन आया कि इंडिया का ट्रेजरी सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, सो हाउ विल यू इंट्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर थिंग। तो सबसे पहले अगर आपको बहुत ही कम टाइम में अगर आंसर लिखना है, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा इशू है, ठीक है। तो जब भी कोई ट्रेजरी सिस्टम्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखनी पड़ेगी क्वेश्चन की, और उस इंट्रोडक्शन के लिए सबसे जरूरी क्या चीज है, या तो कई बार क्वेश्चन ऐसा हो जाता है विच इज ऑन अ स्पेसिफिक इवेंट, तो आप इंट्रोडक्शन कर सकते हो उस इवेंट को, उस इवेंट का नाम लिख के उसको मेंशन करके। बट अगर क्वेश्चन जनरल नेचर का है तो आपको इंट्रोडक्शन करने में बहुत टाइम लग जाता है कि यार इसमें क्या लिखें, तो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन विद अ डेफिनेशन। अब आप दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचो, एक एग्जामिनर जब आपकी कॉपी इवेल्युएट करता है तो वो सबसे पहले क्या चीज ऑब्जर्व करता है, ऑब्वियसली द फर्स्ट लाइन दैट यू राइट इन योर आंसर। तो अगर आपको डिस्टिंक्शन क्रिएट करना है, अगर आपको एक एवरेज आंसर में और एक एक्सेप्शनल वेरी गुड आंसर में अगर आपको डिस्टिंक्शन क्रिएट करना है एज एन एग्जामिनर, तो वो होता है आपकी डेफिनेशन से। आपकी डेफिनेशन कितनी स्पेसिफिक है उस चीज से मुझे पता चल जाता है कि, या किसी भी एग्जामिनर को पता चल जाता है कि डेप्थ ऑफ नॉलेज कितनी है स्टूडेंट की, ठीक है। सो इन टुडेज क्लास विल रीड वेरियस डेफिनेशंस, एंड इससे क्या होगा, दे विल मेक वेरी गुड इंट्रोडक्शंस फॉर योर आंसर राइटिंग, ठीक है। तो इसलिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी विल रीड ऑल द डेफिनेशंस वेरी केयरफुली,
और हम इसमें जो भी वर्ड्स मेंशन है उसको फंडामेंटल लेवल पे हम समझने की कोशिश करेंगे, राइट। सो द फर्स्ट डेफिनेशन इज ट्रेजरी। सो अकाउंट एंड ऑडिट के लिए समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं ट्रेजरी क्या होता है। सो एज मेंशन ट्रेजरी इज अ फाउंडेशनल यूनिट ऑफ गवर्नमेंट्स फिस्कल सिस्टम, ठीक है। ट्रेजरी एक फाउंडेशनल यूनिट होती है गवर्नमेंट के फिस्कल सिस्टम की। अब इसको हम समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। ट्रेजरी, सो अगर हम जैसे डेफिनेशन में हमने पढ़ा, देयर आर टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फाउंडेशनल यूनिट एंड गवर्नमेंट के फिस्कल सिस्टम की, ठीक है। सी दिस इज माय वे ऑफ ब्रेकिंग डाउन थिंग्स। जब मैं आपको बाकी सारी डेफिनेशन में से दो वर्ड्स मैंने निकाल के आपके सामने रखे, दिस मीन्स कि दे होल्ड सिग्निफिकेंस व्हाइल यू राइट दीज डेफिनेशंस, ठीक है। सो ट्रेजरी इज अ फाउंडेशनल यूनिट ऑफ गवर्नमेंट्स फिस्कल सिस्टम। अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि फिस्कल सिस्टम्स क्या होते हैं। यू माइट हैव हर्ड द वर्ड फाइनेंशियल, बट दिस फिस्कल वर्ड में बी न्यू फॉर यू। तो आपको इसके बीच में डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए। द फिस्कल वर्ड is specifically related to government's finances, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट कोई भी पैसा खर्च करती है या गवर्नमेंट कोई भी पैसा अर्न करती है बाय इंक्रीजिंग द टैक्सेस, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फिस्कल रिजीम या फिस्कल पॉलिसी। आपने ये वर्ड सुना होगा, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करे। इंक्रीज कैसे करेगी? गवर्नमेंट जब कोई नई स्कीम लॉन्च करती है तो उसके लिए पैसा स्पेंड करती है। जैसे मनरेगा में अगर गवर्नमेंट चाहेगी वी वांट टू क्रिएट मोर जॉब्स, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगा? स्पेंडिंग इंक्रीज करेगा। दैट इज एक्सपेंशन ऑफ गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी। मतलब गवर्नमेंट जितना पिछली बार खर्च कर रही थी उससे ज्यादा खर्च कर रही है, और उससे क्या होगा? उससे जो लोग मनरेगा के अंदर जिनको नई जॉब मिलेगी उनकी इनकम्स बढ़ेंगी एंड उसको फिर वो दोबारा मार्केट में जाके स्पेंड करेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है? डिमांड क्रिएट होती है, ठीक है। बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू फिस्कल का मतलब क्या होता है। फिस्कल मीन्स अ सिस्टम which involves payment and expenditures of the government, ठीक है। and financial in the same line it simply means कि जो फाइनेंसिस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं they are financial. They can be from for the private sector also and government sector, but fiscal system specifically means related to government finances, ठीक है। so ट्रेजरी में हमने देखा कि ट्रेजरी क्या होता है? इट इज अ फाउंडेशनल यूनिट ऑफ गवर्नमेंट फिस्कल सिस्टम। अब जैसे मैंने बताया कि फिस्कल मींस गवर्नमेंट की स्पेंडिंग या इनकम। अब वो गवर्नमेंट अगर स्पेंड करेगी तो कहां से करेगी? ट्रेजरी से। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस इंक्रीज करके पैसा लेके आएगी तो कहां पे उसको डिपॉजिट करेगी? ट्रेजरी में। एंड देयरफॉर ट्रेजरी इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ गवर्नमेंट्स फिस्कल सिस्टम, ठीक है। इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द पब्लिक अकाउंट। पब्लिक हेयर मींस द गवर्नमेंट्स अकाउंट। कि ट्रेजरी जो होता है वो गवर्नमेंट अकाउंट का भी हम मीनिंग अभी देखेंगे, बट फॉर द सिंपल वी अंडरस्टैंड द सिंपल मीनिंग कि अकाउंट मींस कि एक पर्टिकुलर एड्रेस जहां पे हम वो स्टोर करते हैं पैसा, ठीक है, या मनी। इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पब्लिक अकाउंट, ओके। सो आपको समझ में आया कि एक लेमन अंडरस्टैंडिंग के बीच में और एक एग्जाम स्पेसिफिक नॉलेज के बीच में क्या डिफरेंस है। और आपको जो आंसर राइटिंग है, अगर आपका बेसिक बैकग्राउंड है भी तो भी आपको कैसे नेक्स्ट लेवल पे जाना है, नेक्स्ट लेवल पे इवॉल्व करना है विद द यूज ऑफ दीज डेफिनेशंस एंड द कंटेंट दैट यू आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, ठीक है। अब हमने समझ लिया ट्रेजरी क्या होता है।
अब इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? द प्राइमरी फंक्शन of the treasury is to act as a central point for all public receipts and payments within a district or a region. ठीक है, तो अब दो वर्ड्स हमारे सामने नए आए हैं. वन इज रिसीट एंड सेकंड इज पेमेंट. रिसीट क्या होता है? जब आप किसी शॉप पे जाते हो, ठीक है, आप कुछ आपने चीज परचेज की, यू विल पे एंड द शॉपकीपर विल गिव यू अ रिसीप्ट. ठीक है, रिसीट. तो शॉपकीपर इज गेटिंग द मनी, ठीक है, एंड इट इज गिविंग यू रिसीट. सो इन द सेम वे receipts in general means that you are getting some money from outside. ठीक है, एंड इफ वी कंसीडर दिस इन केस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के केस में क्या होगा? अगर सरकार के पास कुछ पैसा आ रहा है, ठीक है, दैट इज अ रिसीप्ट फॉर द गवर्नमेंट, राइट? एंड व्हाट इज अ पेमेंट? पेमेंट इज जब गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर चीज के लिए कुछ पैसा अपनी ट्रेजरी से निकाल के उस इंडिविजुअल या एंटिटी को ट्रांसफर कर रही है. ठीक है, सो पेमेंट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर. ठीक है, पेमेंट जो होती है वो एक एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट अपने अकाउंट से करता है. और रिसीट इज द इनफ्लो ऑफ मनी, दैट इज पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा. दोज इज व्हाट वी कॉल रिसीट्स, राइट? तो इसी तरीके से मेरा जो फोकस रहेगा इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन में वो रहेगा वर्ड लेवल अंडरस्टैंडिंग. जैसे जब किसी बच्चे को हमें पढ़ाना सिखाना होता है, एंड आई नो बिकॉज दिस इज अ वेरी यूनिक कोर्स, बिकॉज इंडिया में जो ऑडिटिंग सिस्टम से स्पेसिफिक किसी ग्रेजुएशन में कोई स्पेसिफिक कोर्स होता नहीं है. एंड जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, उनका भी डाइवर्स बैकग्राउंड होता है. सो आई एम थिंकिंग कि हम बिल्कुल ही डाइवर्स ऑडियंस को हम पढ़ा रहे हैं, एंड हमें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है. देयरफॉर आई एम फोकसिंग ऑन वर्ड लेवल अंडरस्टैंडिंग. जब वर्ड लेवल की अंडरस्टैंडिंग हमें आ जाएगी, देन वी विल बी एबल टू मेक गुड यूज ऑफ दीज वर्ड्स. ठीक है, अब हम इस कोर्स के थ्रू एक और चीज हम अचीव करने की कोशिश करेंगे, एंड दैट इज जो वेगनेस होती है आंसर राइटिंग में, दैट स्टूडेंट्स को भी पता नहीं होता कि वो क्या लिख रहे हैं. और दीज काइंड ऑफ थिंग्स इर्क द एग्जामिनर, कि उनको फिर इरिटेशन हो जाती है कि यार ये चीजें इसको बच्चे को पता ही नहीं है कि वो क्या लिखना चाहता है, वो क्या कन्वे करना चाहता है. तो दिस वेगनेस इज अ काइंड ऑफ डिसक्वालीफायर, कि बच्चे को अगर इट इज नॉट मेकिंग सेंस व्हाट इज बीइंग रिटन इन द एग्जाम शीट, एग्जाम पेपर, तो फिर वो आपका ये लगा लो कि एक तरीके से डिसक्वालीफाई करवा देता है आपको. ठीक है, तो जब हमें वर्ड लेवल अंडरस्टैंडिंग होगी चीजों की, तब हम अपनी लैंग्वेज को और अपने राइटिंग को, अपनी आंसर राइटिंग को अच्छा कर पाएंगे. ठीक है, so the primary function of a treasury is to act as a central point for all the receipts and payments, and when an individual or entity needs to pay the money to government, they do so through treasury. ठीक है, जब भी पेमेंट करनी होगी वो भी ट्रेजरी से होगा, और जब इनकम जनरेट होगी, इनकम रिसीव करेगी गवर्नमेंट, वो भी ट्रेजरी में ही होगा, राइट? अब क्या हमारे पास जो गवर्नमेंट अकाउंट्स को मैनेज करते हैं या गवर्नमेंट मनी को मैनेज करते हैं, डू वी हैव ओनली वन ट्रेजरी और वी हैव अ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क ऑफ ट्रेजरी? ऑब्वियसली इंडिया इज अ वेरी लार्ज कंट्री, ठीक है, एंड वी हैव अ 3-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. हमारे यहाँ पे 3-tier स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का. ठीक है, तो जब हम गवर्नमेंट को 3-tier स्ट्रक्चर दे रहे हैं, तो जो उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होना चाहिए?
दैट इज वेरी कॉमन सेंसिकल बिकॉज 3 tier गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी हमारा 3 tiered का होगा, ठीक है। एंड इस 3 tier स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क और स्ट्रक्चर, ठीक है। अब व्हाई डू वी हैव डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क और डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग अकाउंट्स एंड द ऑडिटिंग, कैरिंग आउट द ऑडिट्स? इट इज बिकॉज जो डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है इट इज मोर एफिशिएंट। अब व्हाई इट इज मोर एफिशिएंट? आपने एक प्रिंसिपल के बारे में सुना होगा, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरी। It is a very famous principle with respect to governance. What does this principle says? कि जो गवर्नमेंट के फंक्शंस वो ऑर्गन सबसे एफिशिएंटली कर पाएगा जो लोगों के सबसे क्लोज है, ठीक है। लाइक इफ देर इज अ सपोज इफ देर इज अ गली दैट इज टू बी मेड इन अ पर्टिकुलर विलेज, ठीक है, तो उसको उस फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा एफिशिएंट रहेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा एफिशिएंट रहेगी या जो लोकल पंचायत है वहां का वो सबसे एफिशिएंट रहेगा? ऑब्वियसली पंचायत में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको ज्यादा पता है कि इस पर्टिकुलर विलेज में अगर हमें कोई गली बनानी है तो कौन सी गली बनाने की ज्यादा जरूरत है। अगर हम ऐसे फंक्शंस को यूनियन गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से करवाने की कोशिश करेंगे तो इट विल लीड टू स्ट्रेट जैकेटिंग। स्ट्रेट जैकेटिंग मींस कि स्टेट गवर्नमेंट पे एक प्लान बनेगा और वो वहां से डायरेक्टली पंचायत के ऊपर एनफोर्स किया जाएगा कि आप ये करो, चाहे उसकी जरूरत हो या ना जरूरत हो, ठीक है। तो इसलिए जो प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरी ये कहता है कि जो ऑर्गन सबसे क्लोज है लोगों के वो फंक्शन उसी ऑर्गन को दिया जाना चाहिए, right? So in the same way, if we want to have a very efficient financial administration, so we should have a decentralized network of treasuries, and that is what we have. We have various treasuries at the डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल्स ताकि हमारे पास फाइनेंसेस का एफिशिएंट मैनेजमेंट हो सके, ठीक है। एंड इन सम एरियाज जहाँ पे हमारे जो गवर्नमेंट की ट्रेजरीज डायरेक्टली नहीं हो सकती, देयर वी हैव बैंकिंग पार्टनर्स और वो बैंकिंग पार्टनर्स गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं एज अ ट्रेजरी, ठीक है। तो दे हैंडल द गवर्नमेंट अकाउंट्स और गवर्नमेंट की जो भी इनकम आती है वो इन बैंकिंग पार्टनर्स के थ्रू वी डील, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजरी और इसमें क्या क्या हमारे कीवर्ड्स हैं। आपको आंसर राइटिंग अगर करनी है सो जो वर्ड्स मैंने आपको डिस्कस किए दे शुड बी अ पार्ट ऑफ योर आंसर्स, ठीक है। जैसे फाउंडेशनल यूनिट ऑफ गवर्नमेंट fiscal system and we have the primary function is receipt and payments को कंट्रोल करना थ्रू अ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क, ठीक है। ये आपका अंडरस्टैंडिंग हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो गया ट्रेजरी का, ठीक है। नाउ देयर इज अ वेरी ग्रेट स्टोरी बिहाइंड द मेंटेनेंस ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंसेस। आपको पता है ये जो ट्रेजरी जो प्रेजेंट ट्रेजरी सिस्टम है ये कैसे इवॉल्व हुआ? लाइक अभी वी हैव डिजिटल अकाउंटिंग सिस्टम्स, ठीक है, बट हाउ डू वी रीच हियर? यहाँ पे हम पहुंचे कैसे? इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लाइक अर्लियर व्हाट वी यूज्ड टू हैव इज टैली स्टिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, टैली स्टिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सी व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज कई बार किसी क्वेश्चन में सपोज आपको हिस्टोरिकल ओरिजिन पूछ लिया जाए अकाउंटिंग का तो यू कैन ब्रीफली मेंशन दिस। आपको ये पूरी स्टोरी जैसे मैं आपको बताऊंगा ऐसे नहीं कि आपको पूरी स्टोरी ही लिख देनी है, जस्ट टू मेक यू अवेयर फ्रॉम द स्क्रैच कि ये अकाउंटिंग था क्या
और ये इवॉल्व कैसे हुआ उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब फ्रॉम द वर्ड वी कैन अंडरस्टैंड कि टेली स्टिक सिस्टम मतलब एक स्टिक होगा, ठीक है। स्टिक जैसे जो वुडन स्टिक्स होते थे और इस पे अलग अलग मार्क लगाए जाते थे, ठीक है। अब सपोज किसी को गवर्नमेंट कुछ लैंड कर रही है, अब गवर्नमेंट उस टाइम पे क्या होते थे, मोनार्क्स होते थे, ठीक है। तो जो जो लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से लोन लेते थे, दे यूज टू इशू दिस स्टिक, और इसी का जो एक परफेक्ट फिट इसमें हो जाए, दूसरा स्टिक जो डेट लेता था उसके पास होगा, ठीक है। तो इस पे भी मार्क्स होते थे, राइट। तो एक्चुअल में जो टेली स्टिक सिस्टम था, इसमें दो स्टिक्स जो एक दूसरे के साथ परफेक्ट फिट हो जाती थी, वो एक गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में रहती थी एंड दूसरा जो रहता था, जो हमारा डेटर होता था, मतलब जो लोन लेगा गवर्नमेंट से उसके पास होता था। एंड एट द टाइम व्हेन दिस पर्टिकुलर लोन इज रीपेड, मतलब जिस इंडिविजुअल ने लोन लिया और उसने उसको रीपे बैक किया, तो उस टाइम पे वो जो अपना स्टिक था वो गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास लेके जाएगा और उनको मैच करके देखेगा। एंड व्हेन द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स गोट बोथ द पेयर ऑफ स्टिक्स, मतलब उनको पास पूरा फिट होगा, देन दे विल mention in the records कि this particular debtor has paid the debt to the treasury, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा टेली स्टिक सिस्टम होता था, ठीक है। अब इसी के पीछे एक बहुत बढ़िया स्टोरी है, दैट जब उसके बाद प्रिंटिंग सिस्टम्स आ गए एंड गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स स्टार्टेड टू बी मैनेज्ड इन इन प्रिंटिंग फॉर्म, ठीक है, या मैन्युस्क्रिप्ट्स के तरीके से वो उनको मैनेज करने लग गए, तो ये जो स्टिक टेली स्टिक वाला सिस्टम था ये ऑब्सोलीट हो गया एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ दीज स्टिक्स जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में, गवर्नमेंट के ऑफिसेस में इकट्ठी हो गई, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि जो ये स्टिक्स हैं, अब इन रिकॉर्ड्स का हमें कुछ नहीं करना, सो दे ऑर्डर्ड कि वी शुड गेट रीड ऑफ दीज स्टिक्स। और इसी प्रोसेस में जब वो इन स्टिक्स को वहां से हटा रहे थे, तो दे फाउंड कि ये बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई, बिकॉज दिस इज अ रिकॉर्ड ऑफ 600 to 700 ईयर्स इन लंदन, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया, रादर देन इसको उठा के कहीं और रखने के बजाय, दे थॉट कि हम इसको जला देते, एंड द ऑफिशियल which who was to carry this particular order, तो उसने क्या किया, उसने सब सारे के सारे स्टिक्स में आग लगा दी। एंड बिकॉज ऑफ दिस जो यूके का गवर्नमेंट ऑफिस था एंड द पार्लियामेंट, वो पूरा का पूरा जल गया। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट यूके's पॉलिटिकल हिस्ट्री। और खाली एक ही बिल्डिंग बची थी वेस्टमिंस्टर में, जो अभी भी वहां पे मिलती है, ठीक है। बाकी सारी बिल्डिंग्स जो गवर्नमेंट ऑफिस थे, उनको दोबारा रीबिल्ड किया गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ किसी एक पर्टिकुलर ऑफिशियल की वजह से दे हैड टू बियर सो मच ऑफ लॉसेस, राइट। आप इसको सर्च करके देखना आप यूट्यूब पे, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेजरी। नाउ सेकेंड थिंग इज द सब्जेक्ट मैटर। अब सब्जेक्ट मैटर एक्चुअली बुक में ये डेफिनेशन दी गई थी, एंड द सब्जेक्ट मैटर इज नॉट इन कंटेक्स्ट ऑफ द फाइनेंसेस और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दैट बुक, कि बुक में क्या क्या कवर किया गया है, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैटर एक्चुअली इंक्लूड द स्कोप, द कोर एक्टिविटीज एंड जो कंपाइलेशन होता है, मतलब एक तो एंट्री हो गए, एंट्री होने के बाद उसकी जो कंपाइलेशन, मतलब सारे रिकॉर्ड्स को इकट्ठा एक जगह पे लाके समराइज करना, एंड देन द ऑडिटिंग। सो दिस इज एक्चुअली द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द बुक दैट वी आर आस्क्ड टू रीड इन द सिलेबस, ठीक है। तो इसलिए मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए कि सब्जेक्ट मैटर का क्या मतलब है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। देन वी हैव अकाउंट्स, दो आई हैव यूज्ड दिस वर्ड मल्टीपल टाइम्स अभी तक लेक्चर में, लेकिन
आई वॉन्ट टू डिस्कस द फॉर्मल डेफिनेशन, जो आपको एग्जाम में एक्चुअली लिखना है। देखो, समझने की बात एक होती है और उसको फिर आंसर राइटिंग में लेके आने के लिए उसको आपको अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस करने के लिए जो चीज लिखनी है, दैट शुड कम फ्रॉम हियर। सो व्हाट आर अकाउंट्स? In the world of government finances, accounts are not just simple records. ठीक है, अब देखो, अगर हर कोई इंडिविजुअल अपने अकाउंट्स मेंटेन करता है, लाइक दो दे मे नॉट बी वेरी स्ट्रक्चर्ड, बट हम हमेशा मेंशन करते हैं कि हमारा मंथली इतना हमारी इनकम हुई, ठीक है, एंड इतना हमारा एक्सपेंडिचर था, ठीक है। अब ये हमारा हो गया मंथली अकाउंट। अकाउंट ऑफ व्हाट? अकाउंट करने का क्या मतलब होता है कि आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर को मेंशन कर रहे हो रिकॉर्ड्स में, ठीक है। दैट इज व्हाट वी मीन बाय अकाउंट्स। सो द important thing that we need to see is it is not just a simple record, but there must be a collection of structured data. अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक तरफ हमने इनकम मेंशन किया और एक तरफ हमने एक्सपेंडिचर मेंशन किया, तो इनकम क्या है? यू आर एक्चुअली क्लासिफाइंग योर अकाउंट्स इन डिफरेंट सेगमेंट्स, ठीक है। तो यू आर एक्चुअली क्लासिफाइंग योर इनकम अंडर वेरियस हेड्स, और एक मेजर हेडिंग के अंदर डिफरेंट हेडिंग्स आएंगी, दैट दिस मच इनकम फ्रॉम हियर, दिस मच इनकम फ्रॉम हियर। सो यू आर एक्चुअली स्ट्रक्चरिंग योर रिकॉर्ड्स। अगर आप सपोज एक इनकम का पैरामीटर, एक इनकम का डेटा लिख दिया, देन एक्सपेंडिचर का, देन इनकम का, फिर एक्सपेंडिचर, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है, और उसका कोई बहुत ज्यादा यूज हमारे लिए नहीं होगा। देयरफॉर जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं, these are not just simple reports, but they are very structured data or collection of structured data, ठीक है। they are formally defined as statements of facts relating to money or things having a money value, ठीक है। तो अब see, this is what we have to focus, कि जब आपके पास कोई क्वेश्चन आए and it talks about government accounts, it talks about individual accounts, तो आपको पहली लाइन जो लिखनी है वो ये लिखनी है, दैट व्हाट आर अकाउंट्स एक्चुअली। और अगर आप सिंपल लिख दोगे इट इज अ सिंपल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, इट इज अ सिंपल रिकॉर्ड ऑफ डेटा अबाउट योर फाइनेंसेस, देन दैट वोंट बी अ कंप्लीट डेफिनेशन, एंड दैट इज, और एक बच्चा ये लिखेगा दैट इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स रिलेटिंग टू मनी और थिंग्स हैविंग अ मनी वैल्यू। तो ऐसे उन दोनों के बीच में अपने आप डिस्टिंक्शन क्रिएट हो जाएगा, एंड दिस इज द मेन पर्पस ऑफ दिस कोर्स, कि हमें एक लेमन अंडरस्टैंडिंग से एक अच्छे एक्सपर्ट लेवल ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम्स को ध्यान में रखते हुए हमें अपने आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। एक्सपर्ट लेवल टर्मिनोलॉजीज हमें यूज करनी है ताकि वी कैन स्कोर द मैक्सिमम इन द एग्जाम, ठीक है। सो they are the accounts are basically the statement of facts relating to money or things having value in money, right? Then we have transactions. The next thing that we have to understand is transactions. See, these are very basic things, but मैंने आपको अपना मोटिव स्टार्टिंग में ही क्लियर किया कि हम जो पहला लेक्चर है इसमें विल मेक अ वेरी गुड फाउंडेशंस फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स, जिसमें हमें कोर कॉन्सेप्ट्स में समझना पड़ेगा। बट अगर हम कोर कॉन्सेप्ट्स समझते टाइम हमें बेसिक चीज़ों का मीनिंग नहीं पता होगा, उनके बीच में डिफ्रेंशिएशन नहीं पता होगा, तो फिर हम उसको इतनी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए वी आर डूइंग दीज ट्रांजैक्शंस। व्हाट आर ट्रांजैक्शंस? These are individual actions that give life to the accounting systems. They are specific facts that gets recorded in the accounting records, ठीक है। अब देखो, अकाउंट्स क्या होते हैं? दे आर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। जो भी फैक्ट है, जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी आपका एक्सचेंज हुआ है, उसको आपने मेंशन कर दिया इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। बट ट्रांजैक्शंस क्या होती है?
see, if a payment is made on one part but it is not received on the other end, will it be called transaction? No. So they are very specific facts that gets recorded in the accounting records. तो जो अकाउंट का बेसिक, जो हमारे अकाउंट्स का बेसिक फैक्ट होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल ट्रांजैक्शन. लाइक जैसे इनकम. अब इनकम में हमें सपोज फर्स्ट इनकम वी गेट फ्रॉम सैलरी. ठीक है. सो दिस व्हेन दिस सैलरी इज credited to your account, this is a transaction because one person has paid your salary and you have received it. This is a complete transaction. ठीक है. Then the second income that you can get from rent, the person who is using your land, he has paid you rent and you have got it, that is a part of your income under your accounts. ठीक है. तो ट्रांजैक्शन जो होता है वो एक यूनिट होता है अकाउंट्स का, राइट. सो दिस इज हाउ इट इज बीइंग रिटन हियर, दैट इट इज अ स्पेसिफिक फैक्ट. स्पेसिफिक फैक्ट जैसे रेंट की पेमेंट, जैसे सैलरी की पेमेंट, दैट इज अ ट्रांजैक्शन, दैट एंड इट गेट्स रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. ठीक है. एंड दिस इज ऑफ पिक्यूनियरी नेचर. पिक्यूनियरी मीन्स, it means a transaction is always a monetary event. ठीक है. अब monetary event क्या होता है? सबसे पहले आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, the origin of money. origin of money समझना पड़ेगा आपको पहले. अब मनी का ओरिजिन कहाँ से हुआ? What, how do we used to transact before the money was invented? उससे पहले होता था barter system of exchange. barter system में क्या होता था? We used to have double coincidence of bonds. double coincidence of bonds. अब इस बात को समझते हैं कि double coincidence of bonds क्या होता है. Suppose I want to purchase wheat from the market. ठीक है. एंड कंसिडर दिस इन अ सिनेरियो जब पैसा होता ही नहीं था, जब मनी इन्वेंट ही नहीं हुई थी. तो उस टाइम पे अगर मुझे मार्केट में जाके वीट खरीदना है, आई वांट वीट, तो व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू गो टू द मार्केट एंड फाइंड समवन हु इज अ सेलर ऑफ वीट. ठीक है. मुझे एक वीट का सेलर ढूंढना पड़ेगा. बट क्या इतने से मेरा काम हो जाएगा? इफ आई फाउंड कोइंसिडेंटली कि मुझे वीट का सेलर ढूंढना था और वो मिल गया मेरे को, क्या इतने से ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो पाएगा? नो. तो उसके लिए मुझे एक चीज हो और करनी पड़ेगी. पहला कोइंसिडेंस तो ये हुआ कि मुझे वीट का सेलर मिल गया. द सेकंड कोइंसिडेंस that must be fulfilled for carrying out a transaction is that this wheat seller must demand a commodity जो मेरे पास भी है. अब सपोज मेरे पास है राइस. आई एम अ प्रोड्यूसर ऑफ राइस, बट मुझे वीट भी चाहिए और दिस इज अ सेलर ऑफ वीट, इसको राइस भी चाहिए. एंड इफ कोइंसिडेंटली दिस सेलर आल्सो वांट्स राइस, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन. एंड दिस इज द सेकंड कोइंसिडेंस. जब दोनों कोइंसिडेंस, जब दोनों की दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होंगी, then only you will be able to carry a transaction under this particular system, जिसको हम बोलते थे barter system of exchange. but with the help of money, हमारा जो exchange का system था, जो हमारा transactions carry out करने का system था, वो simplify हो गया. वो simplify कैसे हुआ? suppose I want wheat and this other person want rice. ठीक है. बट दे डोंट मीट ईच अदर. अब कोई दूसरा राइस का सेलर आया, या इसको वीट नहीं चाहिए, इसको बस राइस सेल करने हैं. सो दिस फर्स्ट पर्सन कैन पे मनी एंड गेट राइस. तो अब एक ही कोइंसिडेंस से, दैट इज अगर उसने एक इंडिविजुअल सेलर को ढूंढ लिया जिसको राइस बेचना है, और इन टर्न उसने मनी को
मनी के थ्रू उसको पेमेंट कर दी, देन दिस ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड। तो इस तरीके से जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स था उसमें अब हमें खाली सिंगल कोइंसिडेंस से ही हमारी ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो गई। ठीक है, दिस इज हाउ मनी सिंप्लीफाइड द सिस्टम ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, सो ट्रांजैक्शन में ऑब्वियसली दिस इज आल्सो ट्रांजैक्शन, बट यहाँ पे एक्सचेंज क्या हो रही है, कमोडिटीज एक्सचेंज हो रही है। बट इन द प्रेजेंट अकाउंटिंग सिस्टम वी हैव a transactions mostly which are pecuniary in nature। मतलब आपको कोई भी ट्रांजैक्शन कैरी आउट करने के लिए यू नीड मनी एंड अ सिंगल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जो कमोडिटी आपको खरीदनी है उसका कोई सेलर होना चाहिए, एंड दैट विल बी अ ट्रांजैक्शन एज पर द अकाउंटिंग नॉर्म्स। ठीक है, सो इट ऑलवेज इन्वॉल्व्स मनी और समथिंग व्हिच हैज अ मॉनेटरी वैल्यू। Why we have added this something which has a monetary value? जैसे अगर आपको कुछ चीज खरीदनी है but you don't have cash, but you can pay through selling gold to that particular person। तो अब अगर गोल्ड की एक्सेप्टेंस है मार्केट में, which is obviously we have acceptance of gold, तो हम उन उस ट्रांजैक्शन को कैरी आउट कर सकते हैं। बट why is this possible? Because gold also has a monetary value। ठीक है, तो मनी या मॉनेटरी एक्सचेंज, मॉनेटरी वैल्यू का एक्सचेंज जब भी होगा दैट विल बी कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन। ठीक है, जैसे अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी को कॉन्ट्रैक्ट इशू करती है, ठीक है, एंड द पर्सन विल डू द वर्क फॉर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इन टर्न विल पे फॉर द कंस्ट्रक्शन। जैसे कोई रोड कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो गवर्नमेंट उसके लिए पे करेगी एंड ही विल make the infrastructure। this is a transaction। ठीक है, the payment of a government officials monthly salary से गवर्नमेंट बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मंथली बेसिस पे सैलरी पे करती है, दैट इज आल्सो ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो बिकॉज इट हैज अ मॉनेटरी वैल्यू, राइट। आई नो these are very basic things and कुछ लोगों को इन चीजों के बारे में पता होगा, बट स्टिल आई से कि इन चीजों को डोंट टेक दीज थिंग्स लाइटली। ये आपके आंसर की पहली स्टेटमेंट्स बन सकती हैं एंड दे कैन हेल्प यू इन इम्प्रेसिंग द एग्जामिनर बाय बीइंग वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी प्रिसाइज। ठीक है, जो आंसर राइटिंग की स्किल है इसमें दो चीजें बहुत मैटर करती हैं, वन इज द क्वालिटी ऑफ कंटेंट एंड सेकंड इज द प्रिसीजन। अब देखो प्रिसीजन से मेरा क्या मतलब है, जब बच्चों को एक्चुअल वर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग नहीं पता होता तो वो अकाउंटिंग की जगह लिखेंगे ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन की जगह लिखेंगे अकाउंटिंग। these kind of differences, these kind of silly things, they help the examiner in evaluating। ठीक है, अब एग्जामिनर को यहीं से पता चल जाता है कि ये जो नॉलेज बच्चे के पास है वो सुपरफिशियल है या उसको चीज़ों के बारे में अच्छे से पता है। ठीक है, और उससे भी नेक्स्ट लेवल की पहचान एग्जामिनर को हो जाती है व्हेन यू डिफाइन दीज थिंग्स। ठीक है, तो जब डेफिनेशन सामने आती है तो और क्लियर हो जाता है कि बच्चे ने कितना पढ़ा हुआ है, कितना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। ठीक है, तो इसलिए though this is the first lecture but I will say this is a very distinction creating lecture for all of you। जब तक ये हमारे पास अच्छे से चीजें हमारे इंटरनलाइज नहीं होंगी तब तक आपका जो आंसर राइटिंग है वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा जो रिक्वायर्ड है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, so we have understood about transactions। the next concept that we have to see is accounting। अब हमने अकाउंट के बारे में पढ़ा, what are accounts? they are not simple record but collection of structured data। तो अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है, though there is a difference of verb only कि account and accounting, but accounting और account में बहुत difference है because accounting is the record is actually the process of maintaining those accounts। ठीक है, while recording transactions is the starting point,
अकाउंटिंग इज द हायर लेवल प्रोसेस दैट इंटरप्रेट्स देम। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि जो हमारी अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं तो उसमें इनकम हो गई एंड एक्सपेंडिचर हो गए या पेमेंट्स हो गई। ठीक है, तो इनकम में हमारी पेमेंट्स कितनी किस पर्टिकुलर सोर्स से आई, हाउ मच हैज बीन द इंक्रीज और डिक्रीज इन दैट पर्टिकुलर पेमेंट और रिसीव्ड और इनकम। तो वो उस एनालिसिस को हम बोलते हैं अकाउंटिंग, कि नेक्स्ट ईयर में या करंट ईयर में इस पर्टिकुलर इनकम हेड के अंडर सपोज सैलरी में हमारा इंक्रीमेंट कितना होना है या कितना हुआ है, तो उस चीज को ट्रैक करना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, सो जो रिकॉर्डिंग करना ट्रांजैक्शंस की वो हमने अकाउंट्स में देख लिया था। अकाउंटिंग मींस इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग देम। हर रिसीप्ट, हर पेमेंट के अंडर किस चीज में कितना चेंज आया है, इस एनालिसिस को करना, उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग। व्हाट इज द पर्पस? अब इससे क्या होता है, जो हमारी ऑलरेडी क्लासिफाइड और ऑर्गेनाइज्ड ट्रांजैक्शंस हैं उनको हमने कैटेगराइज तो कर लिया था रिकॉर्ड्स के अंडर, बट दिस गोज बियॉन्ड सिंपली लिस्टिंग देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो, अब अकाउंटिंग क्या होता है, इसको अगर हम थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करें, अब आप किसी पर्टिकुलर फैशन में आप इसको इंक्लूड करोगे, किसी पर्टिकुलर फैशन में इसको लिस्ट करोगे। ठीक है, जैसे अगर आपको अपने एक साल की इनकम की अकाउंटिंग करनी है, ठीक है, सो वन वे इज सपोज यू आर गेटिंग योर इनकम थ्रू कैश, तो जैसे जैसे कैश आता रहेगा आप उसको डेट वाइज, जैसे 2/11, फिर 3/11 या फिर 4/12, ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप इसको लिस्ट कर दोगे। दिस इज क्रोनोलॉजिकल अकाउंटिंग, कि आप जैसे जैसे आपके पास इनकम आई उसको आपने लिस्ट कर लिया इन द क्रोनोलॉजिकल मैनर। ठीक है, तो दिस इज द, अगर हमें अकाउंट करना है कि इस पर्टिकुलर मंथ में हमारे पास कितने इनकम रिसीव हुई थी, इस पर्टिकुलर मंथ में हमारी पेमेंट्स कितनी थी, तो वो देखने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, एंड व्हाट इज, अब देखो अकाउंटिंग जो है इट इज अ वेरी इंटरप्रेटिंग एनालिटिकल प्रोसेस। ठीक है, और ये काम किसका होता है, यू नीड एन अकाउंटिंग ऑफिसर। ठीक है, जो हमारे रिकॉर्ड्स को इंटरप्रेट करके, अब अगर हमें डायरेक्टली किसी से ये पूछना है कि यार नवंबर के मंथ में कितनी पेमेंट रिसीव हुई हैं, कितनी कितनी रिसिप्ट्स आई हैं, तो वो एकदम से आपको देख के इफ ही हैज रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो वो आपको बता देगा। देन कितनी रिसीट्स हमारी सैलरी से आई है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द मनी दैट यू हैव अर्नड, उसमें से कितना परसेंटेज सैलरी का है, कितना परसेंटेज रेंट से आया है, या कितना आपकी पैसिव इनकम्स के थ्रू आया है, वो अगर आपको एक एनालाइज्ड इंटरप्रेटेड फॉर्म में मिले तो वो अकाउंटिंग का प्रोसेस है। ठीक है, अब अकाउंटिंग क्या ये एक मॉडर्न फिनोमेना है? ऑब्वियसली नो, बट यस इट हैज इवॉल्व्ड। और ये इवॉल्व कहाँ से हुआ? अगर हम जब हिस्ट्री, जैसे आप जब जीके पढ़ते हो तो हिस्ट्री में आपको बहुत सारे ऑफिसर्स के नाम याद करने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसमें जो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स होते हैं लाइक वजीर, हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे मौर्यन पीरियड में या दिल्ली सल्तनत टाइम पे होता था वजीर। तो इसी तरीके से जो हमारा अकाउंटिंग का ड्यूटीज कैरी आउट करने के लिए वी यूज्ड टू हैव दीज अकाउंटेंट्स इन द एंशिएंट एज वेल एज मिडिवल पीरियड। ठीक है, और जो हमारा जो एंशिएंट पीरियड में अगर हम देखें तो अकाउंटेंट जनरल, जिसको अक्षयपताला अध्यक्ष बोला जाता था ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, अक्षयपताला अध्यक्ष। ठीक है, सो दीज थिंग्स यू नीड नॉट रिमेम्बर, बट जो लोग जिनका मेमोराइजेशन अच्छा है, जो लोग अगर हिस्ट्री और ओरिजिन ऑफ अकाउंटिंग अगर आपसे पूछा जाए तो दीज विल बी वेरी गुड एग्जांपल्स
कि आपको पता है यू आर एबल टू इंटर रिलेट थिंग्स, कि मौर्यन पीरियड में जो अकाउंटेंट जनरल्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज एंड इफ इट हेल्प यू समवेयर, तो उसको आप यूज भी कर सकते हो, ठीक है। अब अकाउंटिंग प्रोसेस को अगर हम एक एनालॉजी के तरीके से समझें, एक ग्रोसरी स्टोर पे आप जाते हो, ठीक है। तो द लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स इज द रो डेटा, बट ग्रुपिंग देम बाय कैटेगरी, फॉर एग्जांपल हमने जैसे इनकम को अलग अलग उसमें कैटेगराइज किया था, तो अगर आपको अकाउंटिंग करनी है किसी ग्रोसरी स्टोर की, तो उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स क्या है, ड्राई गुड्स क्या है, ठीक है, ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या है, तो उनको अगर आप कैटेगराइज कर लो एंड कैलकुलेटिंग सब टोटल्स इन द फॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, और फिर उनको अलग अलग सब हेडिंग्स के अंदर आपने क्लासिफाई कर लिया, दिस इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। देन वी हैव कंपाइलेशन। कंपाइलेशन क्या होता है? अब आपने इंटरप्रेट भी कर लिया, नाउ यू डोंट हैव जस्ट वन रिकॉर्ड, आपको गवर्नमेंट में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के आपको रिकॉर्ड्स इकट्ठे मिलेंगे, एंड देन यू विल हैव टू कंपाइल देम टू गेट अ सिंगल रिकॉर्ड ऑफ मल्टीपल डेटास, कि आपको सारे पॉइंट्स का क्रक्स निकाल के देना है। दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज व्हाट वी कॉल कंपाइलेशन। Compilation is the art of assembling a complete financial picture from multiple sources, ठीक है। And if you have to write the definition, it's the process of composing and arranging material that have been collected from various records, ठीक है। और इसमें जो सेंट्रल रोल आता है वो है इंडियन ऑडिट डिपार्टमेंट का, विच इज टू टेक इनिशियल अकाउंट्स। अब अगर कोई आपसे पूछे कि ऑडिट क्या होता है या ऑडिटर का काम क्या होता है, what he will do is he will take initial accounts और उन सब को फिर मैच करेगा, जो कंपाइल्ड एक्चुअल फाइनल डेटा आपके पास आया है उससे वो मैच करके ये पता लगाता है कि क्या हमारे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कोई इनएफिशिएंसी है और दे आर फाइन, ठीक है। तो दिस इज द रोल ऑफ ऑडिटर। अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में इसको समझने की कोशिश करें कि जो इनिशियल अकाउंट्स डिफरेंट अथॉरिटीज से आएंगे, then we will compile them into comprehensive single account, और फिर उनको हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे if there is any issue of financial mismanagement, ठीक है। so this is what we call compilation. then we have audit. अब audit क्या होता है? to understand audit we will first go to the definition. So audit is the critical oversight function that provide assurance over the accounting process, ठीक है। तो अब I'm going to create a distinction between these two words, that is accounts and audits. accounts क्या होते थे? simple records but collection of structured data, ठीक है, structured data. and what is audit? it is the exercise of overseeing these accounts, कि क्या ये जो accounts हमने maintain किए हैं are they fine, are they efficient, are these accounts जो ये actually reflect कर रहे हैं जो हमारी income और जो ये हमारी पेमेंट्स जिन पर्टिकुलर हेड्स के अंदर शो कर रहे हैं, आर दे मैचिंग और नॉट। इस चीज को मेंटेन करना, इस चीज को देखना और इसमें इसका क्रिटिकल एनालिसिस करके इसमें अगर कोई कमियां हैं वो फाइंड आउट करने का काम होता है ऑडिटर का, और दैट इज व्हाट वी गेट थ्रू ऑडिट्स, ठीक है। सो आई होप देयर इज नाउ clear distinction between these two terms, accounts and audits, ठीक है। so audit is a critical oversight function. अब critical का क्या मतलब होता है? now we are questioning the person who is maintaining the accounts that आपने जो accounts में दिखाया है क्या वो expenditure उन particular headings के अंदर actual में हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे किसी ग्रोसरी स्टोर पे कोई मैनेजर रख लिया, ठीक है। अब वो मैनेजर क्या कर सकता है? ही कैन फेक सम ऑफ द पेमेंट्स जो एक्चुअल में हुई नहीं बट उसने उस अपने अकाउंट्स में दिखा रखा है। तो अब
ये देखने के लिए कि क्या वो एक्सपेंडिचर एक्चुअल में हुआ है नहीं हुआ, तो एक बंदा, एक इंडिविजुअल चाहिएगा हमें जो ये देखेगा, जो उसकी रिसिप्ट और पेमेंट्स को मैच करके कि एक्चुअल में पेमेंट हमारे पास इतनी आई है और एक्सपेंडिचर हमारा इतना हुआ है, उनको मैप करके एक दूसरे के साथ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि यहाँ पे कोई इनएफिशिएंसी तो नहीं है या यहाँ पे कोई गलत पेमेंट्स तो नहीं दिखा रखी। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज ऑफ ऑडिटिंग, इट फाउंड इट्स ओरिजिन इन द मेनोरियल सिस्टम। ठीक है, अब मेनोर्स का आपको पता होगा, मेडिवल हिस्ट्री में आप पढ़ते हो, जो लॉर्ड्स एंड मेनोर्स का सिस्टम होता था इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। वहाँ पे क्या होता था, जो लॉर्ड्स थे वो अपनी लैंड को मेनोर्स को हैंड ओवर कर देते थे ड्यू ऑफ अ पर्टिकुलर रेंट, और वो फिर उनको मैनेज करते थे। ठीक है, द ऑडिटिंग प्रोसेस इन दिस पर्टिकुलर मैनुअल सिस्टम कैसा होता था, a lord of the manor who owned the land would employ a bailiff to manage the estate and its finances. To ensure that bailiff was not dishonest or careless, the lord would appoint an auditor. ठीक है, तो इसका जो फॉर्मल ओरिजिन है वो हमें मेनोरियल सिस्टम से मिलता है कि जो लॉर्ड अपने बैलिफ को जमीन देते थे मैनेज करने के लिए, उनको उनके ओवरसाइट करने के लिए, उनको देखने के लिए कि क्या ये कुछ करप्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अपने अकाउंट्स को अच्छे से मैनेज करने के लिए दे यूज्ड टू कीप एन ऑडिटर। एंड द टर्म ऑडिट इज derived from the Latin word auditor which means hearer। अब hearer का क्या मतलब होता है, हाउ ऑडिट इज लिंक्ड टू हियरिंग। सी एक्चुअल प्रैक्टिस जो ऑडिटिंग की होती है, they just take into account different records। जैसे suppose there is a person who is managing the accounts and then there is a person who want to check if these accounts are well managed or not। तो ये जो बंदा है, ये इसके पास अथॉरिटी होती है कि he can ask the question from the accountant। ठीक है, तो ये अकाउंटेंट से जो भी पूछेगा तो अकाउंटेंट को इसका आंसर करना पड़ेगा, एंड ही विल बी द हियरर। बाय अंडरस्टैंडिंग द अकाउंट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑफिसर, this particular hearer will make an opinion on the basis of facts that whether the money is rightly utilized or not। Therefore this word auditor, इसका जो origin है which came from the word auditor which means hearing। ठीक है, तो ऑडिटिंग जो एक्सरसाइज है वो एक्चुअल में एम्फेसाइज करती है ऑन द प्रैक्टिस ऑफ लिसनिंग टू द अकाउंटेंट और उसको रिकॉर्ड मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को अच्छे से क्रिटिकली एनालाइज करना। राइट, व्हाट इज द पर्पस, इट एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। ठीक है, टू सेफगार्ड अगेंस्ट केयरलेसनेस, एक्स्ट्रावेगेंस या फ्रॉड। ठीक है, अब देखो जब हम वर्ड यूज करते हैं इनएफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी हमारे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में जरूरी नहीं कि वो फ्रॉड की वजह से ही आए। ठीक है, वो केयरलेसनेस की वजह से भी आ सकती है। केयरलेसनेस की वजह से कैसे, सपोज you are making payment for something but you have not disclosed it into your accounts। अब जब आपसे पूछा जाएगा तो you will not be able to explain। ठीक है, और उस पेमेंट को हम जब डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे तो that cannot be accounted in the system। ठीक है, और नेक्स्ट रीजन हो सकता है केयरलेसनेस या फ्रॉड या एक्स्ट्रावेगेंस। एक्स्ट्रावेगेंस मीन्स जैसे आपने रिसेंटली सुना होगा दैट जो हमारे लोकपाल हैं उन्होंने 36 लग्जरी कार्स के लिए ऑर्डर दिया है एंड दिस इज बीइंग स्क्रूटिनाइज्ड इन द मीडिया। ये लोकपाल को लग्जरी कार्स की क्या जरूरत पड़ गई। ठीक है, तो दिस इज एक्स्ट्रावेगेंस। सो दीज काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर्स आर बीइंग स्क्रूटिनाइज्ड बाय ऑडिटर कि क्या ये सही है या नहीं। ठीक है, तो इन चीजों के लिए हमें ये देखने के लिए कि जो पब्लिक मनी है
उसका सही यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, एंड दैट इज द ऑडिटिंग। ठीक है, अब जो ऑडिट करता है उसको हम बोलते हैं ऑडिटर। ठीक है, द सेम थिंग, द रोल ऑफ ऑडिटर इज टू स्क्रूटनाइज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब ऑडिटर का भी जो, जैसे हमने अकाउंटेंट जनरल का ट्रेस किया था ओरिजिन फ्रॉम द मौर्यन पीरियड, तो अगर हम ऑडिटर के बारे में देखें तो ऑडिटर का जो ओरिजिन है दैट वी कैन ट्रेस बैक टू दीवान ए कुल, द चीफ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द एम्पायर हु प्रिजाइडेड ओवर द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर फाइनेंस मिनिस्टर ही ऑडिटर हो गया। सी एक्चुअल में जो रोल है वो धीरे धीरे बहुत फाइनली डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो दीवान ए कुल इज रिटन इज बीइंग मेंशन्ड हियर बिकॉज द फाइनेंस मिनिस्टर वाज इटसेल्फ कैरिंग आउट द एक्शंस और ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। वो खुद ही इंश्योर करता था कि जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है वो एफिशिएंटली काम करे। Then we used to have मुशरिफ who used to be the chief accountant। ठीक है, फिर उसके बाद मुस्तौफी जो ऑडिटर जनरल होता था। This official's primary duty was to audit the accounts submitted by मुशरिफ and other provincial financial officials। ठीक है, उसके बाद वाकिया नवीस होते थे। वाकिया नवीस क्या होते थे? they were not actually auditor but spies। इनका डायरेक्टली जो काम होता था वो ऑडिट करना नहीं होता था, बट दे यूज्ड टू स्पाई, दे यूज्ड टू bring news about the inefficiencies in the administration। अगर कोई पर्टिकुलर सपोज मुस्तफी या कोई मुशरिफ अगर कोई गलत काम कर रहा है और दे आर कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ साठगांठ करके अगर वो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में गलत काम कर रहे हैं तो दे यूज्ड टू स्पाई ऑन सच पीपल, और उसको फिर ये रिपोर्ट करते थे टू द चीफ फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक definitions that we had to cover, and in these we have covered the basic definitions, basic concepts। और यहाँ से हमारा जो कोर्स है वो शुरू होता है, बिकॉज ये बहुत बेसिक चीजें थी, बट कंसीडरिंग द डाइवर्स कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग इन दिस टीओ एटीओ एग्जाम, यहाँ से हमें शुरू करना जरूरी था, बिकॉज हर किसी का बैकग्राउंड वो नहीं होता, जैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, सो वी विल एंड आवर लेक्चर हियर, वी हैव डिस्कस दीज डेफिनेशंस, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में we are going to cover the topic of CAG, which is the Chief Auditing Agency in India, and it is also a constitutional body। ठीक है, तो we'll start the course with this particular constitutional body because it is the central pillar of auditing system in India। ठीक है, और it is the chief architect of auditing system in India। ठीक है, तो यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, प्लीज रिवाइज दिस डेफिनेशंस, एंड इस कोर्स को हम बहुत ही डिटेल में करने वाले हैं, तो आई एम वेरी एंथुसियास्टिक टू गो अहेड विद दिस कोर्स विद यू गाइस, एंड जितना हो सके इस कोर्स पे हम कोशिश करेंगे कि आपको इसके अलावा पेपर 3 के लिए किसी दूसरे सोर्स को रेफर ना करना पड़े। दिस विल बी कवर्ड इन सो मच डिटेल। ठीक है, so please revise these definitions, and in the next lecture we are going to discuss the role of CAG। thank you very much।